हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आज आप देख रहे हैं जी फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज का एक लेक्चर है लिटरेचर ऑफ फार्मेसी के। फार्मेसी के अंदर जो बुक्स हैं ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया फार्माकोपिया, तो इस टॉपिक की सब हेडिंग देख लेते हैं जी। पहली सब हेडिंग हम फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फार्माकोपिया। फॉर्मूलरी के बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज फॉर्मूलरी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है या सिमिलरिटी क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेंडिया को पढ़ेंगे, कंपेंडिया क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। मोनोग्राफ को देखेंगे और उसकी एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि मोनोग्राफ ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स की डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल फार्माकोपिया की डिटेल से पढ़ेंगे हम, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मोलरी की कम्बिनेशन जो आ रही है बुक, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर उसको डिटेल से पढ़ेंगे, पाकिस्तान फार्माकोपिया जिसपे मटीरियल अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे उसके हवाले से डिटेल से पढ़ेंगे, इंडियन फार्माकोपिया के हवाले से पढ़ेंगे, और उसके अलावा नॉन ऑफिशियल जो है मार्क इंडेक्स है, मार्टिनडेल है और अदर को हम भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया क्या होती है जी। पहले ये वर्ड जो है फार्माकोपिया ड्राइव किया गया ग्रीक वर्ड से। दो वर्ड है, पहला फार्माकोन मतलब ड्रग, आप कई दफा पढ़ चुके हैं। पोइया मतलब मेक, यानी मेकिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को बनाने का तरीका, उसका मेथड, उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर, उसके टेस्ट, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज ड्रग बनाने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो जिस बुक में अवेलेबल होती है उसे आप फार्माकोपिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है। एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, क्रूड ड्रग एंड फार्मरी फॉर मेकिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम देम। के मेडिसिनल सब्सटेंस क्रूड ड्रग जो है उनकी एक लिस्ट है, उसकी डिटेल दी गई है। किस हवाले से डिटेल दी गई है कि उसके आपने ड्रग कैसे बनाने, उसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है। फार्माकोपिया और फार्मरी में डिफरेंस देखते हैं। ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हो ड्रग के लिए या रिलेटेड सब्सटेंस। रिलेटेड सब्सटेंस का क्या मतलब है, ड्रग का मतलब क्रूड ड्रग और रिलेटेड सब्सटेंस का मतलब है हमारे पास एक्सीपिएंट, कि कोई भी मेडिसिन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट कुछ भी बनाना उसमें एक एपीआई होगा जिसे हम ड्रग कहते हैं। दूसरे एक्सीपिएंट होंगे सारे वो भी सारे के सारे सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन, उनका स्टैंडर्ड्स जिस बुक में लिखा होता है उसे फार्माकोपिया कहते हैं, और आप फार्मूलरी भी उसे कह सकते हैं। तो फार्माकोपिया फार्मूलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या यानी कि है एक ऐसी बुक जिसके अंदर स्टैंडर्ड है ड्रग के और एक्सीपिएंट के, उनको हम फार्माकोपिया कहते हैं या फार्मूलरी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, एक ही लफ्ज बोलना हो फार्माकोपिया फार्मूलरी की जगह पे, तो आप ड्रग कंपेंडिया भी उन बुक्स को कह सकते हैं। हम आगे पूरी वीडियो में ड्रग कंपेंडिया ही कहेंगे ज्यादातर जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो ड्रग कंपेंडियम मीन कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्मूलरी। जितने भी फार्माकोपिया फार्मूलरी अवेलेबल सबको ड्रग कंपेंडिया कह देते हैं। लेकिन ये जो किताबें हैं ये हर बंदा खुद नहीं लिख सकता, ये सिर्फ कंट्री लिखती है और गवर्नमेंट के अंडर। लेस फ्रीक्वेंट यूज ड्रग होती हैं या फार्मास्यूटिकल एडजुवेंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ओमिट करते चले हैं। नए एडिशन के अंदर उसको हम डिलीट करते चले जा रहे होते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। जो लेस फ्रीक्वेंट यूज है और जो नई इजाद हो रही है, नए काबिल इस्तेमाल है कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, उसको हम ऐड करते जा रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपेंडिया मतलब फार्माकोपिया कह सकते हैं ना, फॉर्मूलरी कह सकते हैं, दोनों को मिलाकर कंपेंडिया कहते हैं। दो तरह की होते हैं जी, ऑफिशियल कंपेंडिया, नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। आए पढ़ते हैं इन्हें। ऑफिशियल कंपेंडिया जो है वो ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, रिलेटेड सब्सटेंस मतलब एक्सीपिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और उन्हें लीगल स्टैंडर्ड माना गया है कंट्री की तरफ से। उसके अंदर हर जो किसी भी एक मुल्क के अंदर चीज इस्तेमाल होनी है उसका लीगल स्टैंडर्ड दिया गया उस सब्सटेंस का। जैसे उसकी प्योरिटी बताई गई है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसकी स्ट्रेंथ बताई गई है। कौन बता रहा है, एक गवर्नमेंट बता रही है, उस मुल्क की गवर्नमेंट जिसके अंदर वो फार्माकोपिया फॉलो की जा रही है, वो ऑफिशियल कंपेंडिया को फॉलो किया जा रहा है, वो कौन बता रही है, गवर्नमेंट बता रही है। तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव बुक या ऑफिशियल कंपेंडिया या ऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल कंपेंडिया की मिसालें कौन कौन सी हैं। पहली है जी पाकिस्तान फार्माकोपिया, पाकिस्तान कंट्री है उसकी अपनी फार्माकोपिया है। इस तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मरी, स्टेट फार्माकोपिया ऑफ यूएसएसआर रशिया की है ये, इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया पूरी दुनिया के लिए है, यूरोपियन फार्माकोपिया यूरोपियन के लिए है, और दूसरी मुल्क की जो कंट्रीज यानी कंट्री की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है फार्माकोपिया, उसको हम ऑफिशियल फार्माकोपिया कहेंगे या ऑफिशियल कंपेंडिया कहेंगे। अनऑफिशियल कौन सी हैं, ऐसी बुक्स
जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, किसी कंट्री ने उसे ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे बड़ा अच्छा रेफरेंस जो है हमें देती हैं ड्रग के हवाले से, उसके रिलेटेड सब्सटेंस के हवाले से। ये रेफरेंस उसके अंदर बड़ा अच्छा है, जो स्टडी मटेरियल मौजूद है, जो मवाद मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है, वो बहुत अच्छा है, वो काबिल इस्तेमाल है। एज ए सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो उन सब बुक्स को हम अनऑफिशियल कंपेंडिया, अनऑफिशियल फार्माकोपिया कह देते हैं, अनऑफिशियल फॉर्मुलरी कह देते हैं। अनऑफिशियल के अंदर हमारे पास सबसे मशहूर जमाना कौन सी हैं? रेमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंस, द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी मार्क इंडेक्स, मार्टनडेल। आए जी, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया हो गया, उसके डिफरेंस पढ़ लिया हमने। अब मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है जी? मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द पार्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेज फॉर्म एंड द मेथड ऑफ एनालिसिस। यानी एक ड्रग के हवाले से जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन फार्माकोपिया के अंदर दी जा रही है उसे मोनोग्राफ कहते हैं। मिसाल देता हूँ, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की जो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, एक पेज, 2 पेज, 4 पेज पे इकट्ठी लिख दी गई है एक जगह पे, उसके अंदर जो है उसकी डोजेज फॉर्म, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस, उसका टेस्ट, उसकी प्योरिटी, उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसके जो है वो अदर टेस्ट लिखे गए हैं, वो सारी की सारी डिटेल एक खास ड्रग की, उसको उस ड्रग का मोनोग्राफ कहेंगे। जैसे फार्मास्यूटिक, जैसे हमारे पास पैरासीटामोल की अगर डिटेल लिखी तो वो पैरासीटामोल का जो है वो हमारे पास मोनोग्राफ होगा। प्रोपेनोलोल की लिखेगी, प्रोपेनोलोल का मोनोग्राफ होगा। इस तरह किसी की ड्रग की जो डिटेल इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिखी जा रही है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं उस ड्रग का। और फार्माकोपिया के अंदर हम यही बातें डिस्कस करेंगे। इस फार्माकोपिया के अंदर 4000 मोनोग्राफ, मतलब 4000 ड्रग के बारे में लिखा जा रहा है। इस फार्माकोपिया के अंदर 3500 मोनोग्राफ है, मतलब 3500 मुख्तलिफ एपीआईज और एक्सिपिएंट के बारे में लिखा जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं? डिस्क्रिप्शन और प्रिपरेशन और का मोनोग्राफ के, मोनोग्राफ के अंदर प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल से बताया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हवाले से। आए देख लेते हैं किसी भी ड्रग का मोनोग्राफ जो है वो मोस्ट ऑफ फॉर्मुलरी, सारी फॉर्मुलरी का, आप जनरल हम पढ़ रहे हैं, जनरल मोनोग्राफ का पैटर्न क्या होता है? उसके अंदर केमिकल नेम लिखा जाता है उस ड्रग का, फॉर्मूला लिखा जाता है, उसका कैरेक्टर यानी उसकी सोलबिलिटी, उसकी अपीयरेंस, उसके पीएच, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखे जाते हैं, उसका अस्से लिखा जाता है यानी उसका जो है वो डिटरमाइंड द कंटेंट कि कितने परसेंट अवेलेबल है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन लिखी जाती है, लॉस ऑन ड्राइंग के हवाले से लिखा जाता है, सल्फेटेड ऐश लिखी जाती है, उसकी जो है वो स्टोरेज कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसकी इम्प्योरिटीज, जब हम रिएक्शन के जरिए कोई एपीआई बना रहे हैं तो उस रिएक्शन के दौरान कौन कौन सी इम्प्योरिटी मौजूद हो गई, या किसी भी जो क्रूड ड्रग को हम ले रहे हैं तो उस क्रूड ड्रग के साथ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आएंगी और उसको हमने कैसे रिमूव करना है, कैसे अवॉइड करना है, ये सारा कुछ लिखा होगा। तो एक ड्रग के हवाले से ये सारी बातें लिखी हों। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। बीपी इसका कॉमन नेम है, बीपी जहाँ भी आएगा, जैसे किसी भी मेडिसिन के ऊपर बीपी लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक बनाई गई है। तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होती है। ब्रिटिश फार्माकोपिया हमारे पास सोर्स है ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड की फॉर मेडिसिन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर पार्ट ऑफ कंट्री। कि यूनाइटेड किंगडम की ये ऑफिशियल बुक है अपनी, उनकी उन्होंने लिखी है, उनके लिए ये ऑफिशियल है उनकी कंट्री के लिए, लेकिन ये इतनी रिसोर्सफुल है, इतनी वैल्यूएबल है कि दूसरे कंट्री ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। 2010 में पब्लिश हुआ वो किसने जो है वो बनाया, पब्लिश किया, वो हमारे पास थी यूनाइटेड किंगडम की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी का एक सब पार्ट है, एक ऑफिस है, TSO, द सेंट्री ऑफिस। उसके बिहाफ पे जो है वो फार्माकोपिया पब्लिश की गई 2010 की। तो ये मैं आपको सारा बताता जा रहा हूँ। 12 तक मैंने आपको बताया, 13 और 14 का बताया, और अब फिर 2010 की जो है वो 2010 और ऑनवर्ड जो है वो TSO ने पब्लिश किया। किसकी परमिशन पे? MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी की बेसिस पे इन्होंने पब्लिश किया, और आज तक यही पब्लिश करते हुए आ रहे हैं। 2010 के बाद सारा जो पब्लिशिंग है वो TSO की तरफ से पब्लिश किया जा रहा था, सेंट्री ऑफिस ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी पब्लिश कर रही है। अब बात ये कर लेते हैं कि जर्नल सी के पब्लिश कैसे हो रही है। 2011 से पहले जितने भी एडिशन है वो मुख्तलिफ ड्यूरेशन से आए हैं। अभी हम डिटेल पढ़ते हैं सारी, कोई 5 साल की ड्यूरेशन, कोई 10 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, लेकिन 2011 के बाद ये एनुअली पब्लिश हो रही है।
2011 के बाद बीपी जो है वो एनुअली पब्लिश हो रही है। 2011, 2012, 2013 हर साल एक नया एडिशन आ रहा है। मकसद क्या है? मकसद वही है कि नई ड्रग इंक्लूड की जाए, पुरानी ओमिट की जाए। अब इसका एक और प्रोसीजर आपने याद रखना है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश होती है और कब जो है इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव होने का मतलब जो है वो इस पे अमल दरामद कब से शुरू होता है। एक्चुअली जो जिस साल की फार्माकोपी होती है ना, उससे पिछले साल के 1 अगस्त को ये पब्लिश हो जाती है, और जिस साल के लिए ये फार्माकोपिया होती है उस साल की 1 जनवरी को जो है ना वो इफेक्टिव होती है। जैसे 2011 ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी 2011 की बात करें तो ये पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 2010 के अंदर, और जो है जो 1 जनवरी 2011 के अंदर इफेक्टिव हुई। तो 12 की बात कर लेते, 13 की बात, 15 की बात कर लेते हैं हम। बीपी 2015 कब पब्लिश हुई? 1 अगस्त 2014 के अंदर, और इफेक्टिव कब से होगी? 1 जनवरी 2015। तो जिस साल की है उस साल के 1 जनवरी को वो लागू हो जाएगी, कंट्री उसी को फॉलो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां सारी उसी को फॉलो करेंगी, लेकिन वो जो है ना वो तकरीबन 4 मंथ पहले ही पब्लिश हो जाएगी, ताकि हर किसी के पास 1 जनवरी तक सबके पास जो है वो सारी चीजें पहुंच जाएं। ब्रिटिश फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन कब आया जी? अभी हम सारा पढ़ के आए। फर्स्ट एडिशन जीएमसी ने दिया था और फर्स्ट एडिशन 1864 में आया। क्या ये कोई नई बुक लिखी गई? जी नहीं, बिल्कुल नई बुक नहीं लिखी गई। 3 फार्माकोपिया पहले से अवेलेबल थी, उनको कंबाइन करके ब्रिटिश फार्माकोपिया का नाम दे दिया गया और फर्स्ट एडिशन वो ब्रिटिश फार्माकोपिया का बना। एक थी एडनबर्ग फार्माकोपिया जो कि स्कॉटलैंड के अंदर 1699 के अंदर पब्लिश हो चुकी थी। एक फार्माकोपिया वो ली गई, एडनबर्ग फार्माकोपिया। दूसरी लैंडीनेंसिस फार्माकोपिया जो लंदन के अंदर पब्लिश हुई 1684 के अंदर, दूसरी बुक ये ली गई। तीसरी हमारे पास है डब्लिन फार्माकोपिया, डब्लिन में पब्लिश हुई 1807 के अंदर। तो ये तीनों बुक को जो है वो लेके कंबाइन करके ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन 1864 के अंदर शाया कर दिया गया। फर्स्ट एडिशन के अंदर 2 सेक्शन थे। पहला एडिशन जो है वो उसका पहला सेक्शन के अंदर मटेरियल मेडिका के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और दूसरे सेक्शन के अंदर जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब एडिशन के बारे में बात करते हैं जी, कौन कौन सा एडिशन कब आया ब्रिटिश फार्माकोपिया का, और उसका क्या ईयर था और लैंग्वेज क्या थी। पहला एडिशन आया, अभी पढ़ा हमने, 1864 के अंदर, और उसकी लैंग्वेज लैटिन थी, इंग्लिश नहीं थी। सेकंड आया 1867 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन। थर्ड आया 1885 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन। फोर्थ आया 1898, लैंग्वेज लैटिन। फिफ्थ एडिशन आया जी 1914 के अंदर, लैंग्वेज लैटिन के अंदर लिखा गया। वो 6 जो एडिशन है वो आया 1932 के अंदर, लैटिन उसकी लैंग्वेज है। 7th एडिशन आया 1948 के अंदर, और लैटिन लैंग्वेज के अंदर ये सातों के सातों एडिशन पब्लिश हुए। आगे 8th एडिशन को देखते हैं। 8th एडिशन हमारे पास आया 1953 के अंदर, और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। 8th एडिशन वो पहला एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। उसके बाद सारे एडिशन इंग्लिश में थे। पहले 7 जो है वो एडिशन वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे। 9th जो है वो 1958 में आया, 10th 1963, 11th 1968 के अंदर, 12th 1973 के अंदर, 13 1980 के अंदर, 14 जो है वो 1988 के अंदर आया। इसके बाद और बहुत से एडिशन आते गए, और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2011 के बाद तो ये बात कंफर्म है कि 2011 के बाद जो एडिशन है वो हर साल आ रहा है। तो हम सारे एडिशंस को जो है ना वो लिख नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। आप इन एडिशंस को जरूर याद कर लें। 14 एडिशन मैंने ये बता दिए, और जो है लेटेस्ट एडिशन अब 2022 की बात करें तो लेटेस्ट एडिशन इनका 2022 का अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज में वो लिखा गया है। और इसी तरह जो है वो जो भी ईयर मौजूद होगा फिल वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं उस वक्त जो ईयर है, जैसे 2023, 22, 25, 2050, 2090, तो वो लेटेस्ट उसकी जो एडिशन होगा आपने वही लिख देना है। यानी कि मिसाल 2090 है ईयर, और उसका लेटेस्ट एडिशन क्या होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया का, वो 2090 होगा। लेकिन इस वक्त फिल वक्त जब ये रिकॉर्ड की जा रही है वीडियो, तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2022 अवेलेबल है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये 15 एडिशन नहीं है, 14 एडिशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं।
बाकी सारा स्किप कर दिया अंदर से, लेटेस्ट एडिशन तक पहुंचा हूं मैं, ताकि जो है बाकी इतनी सारा डिटेल हम याद नहीं कर सकते। लेकिन 2011 के बाद याद रखना आसान है कि 2011 के बाद तो हर साल ही आई है, 2011, 12, 13, 14 हर साल 2022 तक आ रही है और इस तरह आगे चलती जाएगी। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की जो 2022 की जो है वो इफेक्ट हुई 1 जनवरी 2022 से ये काबिल इस्तेमाल है। आई कब थी? 1 अगस्त 2021 के अंदर ये पब्लिश हो गई थी और लोगों तक अवेलेबल थी, वो परचेज कर सकते थे। तो 4 महीने पहले पब्लिश हो जाती है और जिस दिन 1 जनवरी आता है उस साल के लिए वो साल वो बीपी का वो एडिशन इफेक्टिव हो जाता है, काबिल इस्तेमाल हो जाता है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2022 की बात कर रहे हैं हम। टोटल वॉल्यूम कितने हैं? 6। मोनोग्राफ कितने? 4000। तो 4000 मोनोग्राफ का अभी आपको समझ आ गया कि टोटल 4000 मेडिसिनल प्लस अदर एक्सिपिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। टोटल 6 वॉल्यूम है। पहले 2 वॉल्यूम के अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस के बारे में, तीसरे वॉल्यूम जो बीपी का 2022 के अंदर उसके अंदर फार्मूलेटेड प्रिपरेशन, जनरल और स्पेसिफिक मोनोग्राफ्स हैं। वॉल्यूम 4 के अंदर हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट, मटेरियल फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल्यूम 4 में है। वॉल्यूम 5 इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, सप्लीमेंटरी चैप्टर्स मौजूद हैं, इंडेक्स मौजूद है वॉल्यूम 5 के अंदर। वॉल्यूम 6 के अंदर वेटरनरी के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है और वेटरनरी की सारी इंफॉर्मेशन वॉल्यूम 6 के अंदर ही मौजूद है जी। तो आप पढ़ते हैं जी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश, उसने ये डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लिखनी चाहिए। इन लोगों के लिए वो रेफरेंस बुक होगी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है या मल्टी डोज डिस्पेंसिंग है, उन लोगों के लिए एक रेफरेंस बुक लिखी जानी चाहिए। 1903 के अंदर काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया और जो फर्स्ट पब्लिश हुआ 1907 के अंदर इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जो कि एज ए सप्लीमेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है कि जो बातें ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं दी गई थी मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, वो सारी बातें इसमें हमने लिख दी। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस नॉट इंक्लूड, बीपी के अंदर जो बातें नहीं थी वो हमने वो मेडिसिन वो प्रोडक्ट इसके अंदर लिख दी और प्रोवाइड स्टैंडर्ड, उनके हवाले से स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए 1907 के अंदर। इसका मोनोग्राफ के अंदर क्या चीज होती है? वो मेडिसिनल सब्सटेंस जो है वो केमिकल, वेजिटेबल एंड एनिमल ओरिजिन के जो सब्सटेंस उन पे मोनोग्राफ मौजूद होता है। डिटेल ऑफ दी इन सब्सटेंस की डिटेल मौजूद होती है। डिटेल मिसाल के तौर पे उसका सोर्स क्या है, यानी वो केमिकल उसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल का सोर्स क्या है, एनिमल ओरिजिन का सोर्स क्या है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिटेल फॉर टेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, यूज क्या है उस एपीआई का, फॉर्मूलरी क्या है, फॉर प्रिपरेशन आर इंक्लूडेड के बनाने का फार्मूला क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग को इंक्लूड किया गया, एक सेपरेट चैप्टर बना के इसको इंक्लूड किया गया ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर। लेकिन इन सब बातों को अरेंज कैसे किया गया? अल्फाबेटिकली, जो केमिकल्स लिखे, जो वेजिटेबल ओरिजिन, जो एनिमल ड्रग ओरिजिन ड्रग लिखी है, सारी की सारी बात अल्फाबेटिकल ए से जी की तरतीब में लिखा गया सारे केमिकल को। द सब्सिक्वेंट रिवीजन ऑफ दिस कोडेक्स वर पब्लिश्ड इन, यानी कि दूसरा जो है वो रिवीजन क्या दी गई 1911 के अंदर, फिर 1923 के अंदर, फिर 1934 के अंदर, 1949, 1949 के अंदर, 1954, 1959, 1963, 1968, 1973 के अंदर इसकी रिवीजन्स आती गई। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कमीशन था उसने रिक्वेस्ट की काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को, जिसपे वो एग्रीड कर गया 1959 के अंदर कि भाई हम जो पब्लिश करना है कोडेक्स को, फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को और ब्रिटिश फार्माकोपिया को, वो दोनों बुक को एक ही वक्त वो जो है वो हम पब्लिश करें और उनको जो इफेक्ट है, जो काबिल इस्तेमाल ये बुक होगी वो भी एक ही डेट होगी। तो काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने इस बात को कबूल कर लिया। अब ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स और ब्रिटिश फार्माकोपिया 1959 के बाद एक ही यानी कि दिन जो है वो पब्लिश की जाती हैं और जब अगर साल में पब्लिश करनी हो तो एक ही दिन में पब्लिश की जाती हैं। और जी तो आप स्टडी करते हैं हम द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैसे नाम से जाहिर इंटरनेशनल फार्माकोपिया तो ये पूरी दुनिया के लिए। अब ये बनाई किसने और किस पर्पस के लिए बनाई? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा कॉमन सा नाम है, हर किसी ने सुना होगा अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो वो पर्सन WHO का नाम उसने
आपने जरूर अपनी जिंदगी में सुना होगा। तो WHO ने ये चीज इशू की और जो है वो उसका एम क्या था, हम पूरी यूनिवर्स जो ग्लोबल है उसको ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी की तरफ लेके जाएं, क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिकेशंस को हम एक यूनिफॉर्म यानी पूरी फार्माकोपिया के अंदर, तो हम जो हर कंट्री की फार्माकोपिया वो कंट्री लेवल पे बात कर रहे थे ना, कि एक कंट्री लेवल के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, एक कंट्री के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। लेकिन WHO ने इंटरनेशनल फार्माकोपिया को लिख के इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया ग्लोबल के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी पैदा किया जाए। किस लेकिन लिखी किन चीजों पे गई, सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे लिखेगी, सिलेक्टेड एक्सिपिएंट पे लिखेगी, सिलेक्टेड डोजेज फॉर्म। अब सवाल पैदा होता है कि वो सिलेक्टेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सिपिएंट डोजेज फॉर्म कौन से हैं? सिंपल सा जवाब है कि WHO जो भी प्रोग्राम चला रहा है, यानी डिफरेंट डिजीज को खत्म करने के जो प्रोग्राम चला रहा होता है WHO, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये अपने इंटरनेशनल फार्माकोपिया में कंक्लूड करता है। WHO काम किस तरह करता है कि ये जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि हर मुल्क ने अपनी रजिस्ट्रेशन इससे करवाई हुई है, तो वहाँ उसके ऑफिस होते हैं WHO के हर कंट्री के अंदर जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो WHO को अब उनके दफ्तर पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया को इकट्ठा चलाने के लिए हमें क्या एक ऐसी फार्माकोपिया चाहिए थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब को मेंटेन रख सके, जो इंटरनेशनल एक प्रोग्राम किसी भी बीमारी के एरेडिकेशन को चलाया जा सके। जैसे अभी रिसेंट कोरोना के अंदर आपने सुना होगा, सारे का सारा काम किसने किया? WHO ने किया। वैक्सीन को वेरीफाई करने का, वैक्सीन को रजिस्टर्ड करने का, पूरी दुनिया में वैक्सीन को फैलाने का काम सारा WHO ने परफॉर्म किया। तो WHO पूरी दुनिया के अंदर जो खतरनाक बीमारियां फैल जाती हैं या माजी में फैली थी, जब से WHO बनी है तो वो इसको कंट्रोल करने में, इसको इरेडिकेट खत्म करने में, जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया गया है WHO या दूसरी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मदद से स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया गया है। स्मॉल पॉक्स इस दुनिया में उसका वायरस अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन जरूर अवेलेबल है और डिजीज अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरे प्रोग्राम्स मप्स, मीजल्स और जो दूसरी वबाई जो बीमारियां होती हैं, जो इलाकाई बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी WHO डिफरेंट प्रोग्राम, जैसे पोलियो है और दूसरी बीमारियां, उनको कंट्रोल करने के लिए अभी प्रोग्राम चला रहा है। 10th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन माना जा रहा है वो 2020 के अंदर पब्लिश किया गया। जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये देखें, इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो पब्लिश की जा रही है उसके हवाले से इसमें ये लिखा जा रहा है, नेशनल फार्माकोपिया का पढ़ते हैं, लफ्ज से जाहिर है नेशनल फार्माकोपिया क्या मतलब कि किसी एक कंट्री की बात कर रहे हैं। नेशनल फार्माकोपिया क्या होती है कि बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड एक्सिपिएंट दैट आर अप्रूव्ड फॉर द प्रिस्क्रिप्शन थ्रू आउट कंट्री। किसी एक कंट्री के लिए वो स्टैंडर्ड माने जा रहे हैं और यूज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये यूज हो रही हैं। इनकी अब कोई भी मिसाल दे सकते हैं, अपनी कंट्री की मिसाल दे सकते हैं, इनमें से कोई भी मुल्क उठा के मिसाल दे, इन सब की अपनी अपनी फार्माकोपिया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं और साथ में नेशनल फार्मूलरी के बारे में पढ़ते हैं। इनको इकट्ठा पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के अंडरस्टैंडिंग एक ही वक्त में आना जरूरी है। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और बहुत सारे और नेशंस के लिए। इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है और मेडिसिनल फार्मूलेशन बनाने के तरीका, उसके मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अस्से, प्योरिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो कि ओरिजिनली और फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है 15 दिसंबर 1820 को अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन। पहला ही एडिशन दोनों इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज के अंदर पब्लिश हुआ। वो उसका 19वां एडिशन था और 1975 में वो पब्लिश हुआ। उसके बाद जितने एडिशन भी आए उसके साथ नेशनल फार्माकोपिया आई। नेशनल फार्माकोपिया अभी पढ़ते हैं। NF नेशनल फार्माकोपिया क्या है? ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ मेडिसिन मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट कंट्री के अंदर प्रिस्क्राइब की जा रही हैं और एक की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्रग की सिलेक्शन कैसे करनी है, प्रिस्क्राइब कैसे करनी है, डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन कैसे करनी है, ये सारी की इन्फॉर्मेशन नेशनल फार्माकोपिया के अंदर मौजूद हैं। पहली दफा नेशनल फार्माकोपिया खुद कब पब्लिश हुई? 1888 के अंदर पहली दफा पब्लिश हुई। अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन APA, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने ये की गाइडलाइन के अंडर ये नेशनल फार्माकोपिया जो है पब्लिश हुई। इसका पहले जो नाम रखा गया वो रखा गया द नेशनल फार्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन। बाद में जो
फूड एंड ड्रग एक्ट आया 1906 के अंदर यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उसने रिकमेंड किया कि भाई इसका नाम द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन से हटा के चेंज करके नेशनल फॉर्मूलरी रखा जाए ताकि नाम भी इजी रहे और इस्तेमाल करना भी इजी रहे। तो 1974 नेशनल फार्मूलरी वाज परचेज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन, कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो बनाती थी कन्वेंशन, जो कमीशन बनाते थे, उन्होंने इसको परचेज कर लिया, इसके कॉपीराइट सारे परचेज कर लिए। तो 1974 के बाद जो भी एडिशन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का आया उसके साथ नेशनल फॉर्मूलरी अटैच थी, चाहे वो वही एडिशन था या रिसेंट एडिशन जो भी वो अटैच हो जाता था। 1980 से ऑनवर्ड ओनली वन ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड व पब्लिश, सिर्फ एक ही बुक दी जाती थी, उसकी हेडिंग थी द यूएसपी एंड एनएफ नेशनल फॉर्मूलरी। इट इज बुक ऑफ पब्लिक फार्माकोपिया स्टैंडर्ड। इट कंटेन द स्टैंडर्ड, इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या क्या मौजूद थे, मेडिसिन, डोजेज फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट, मेडिकल डिवाइसेस, डाइटरी सप्लीमेंट और एक दो मुख्तलिफ ऑफिशियल कंपेंडिया को मिला के एक सिंगल वॉल्यूम आजकल भी और 1980 के बाद पब्लिश हो रहा है, और उसका नाम इसलिए USPNF है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया भी है और नेशनल फॉर्मूलरी भी उसके साथ ही पब्लिश हो रही है। वो एक ही बुक के अंदर एक ही जो है वो हेडिंग के अंदर पब्लिश हो रही है, दोनों बुक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी। 1820 से लेके 1942, 1820 से 1942 के अंदर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पब्लिश होती रही है हर 10 साल के इंटरवल के बाद, और 1942 से 2000 के यूनाइटेड स्टेट पब्लिश होती रही है हर 5 साल के बाद, और 2002 के बाद जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वो एनुअली पब्लिश हो रही है। 2006 की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कौन सी बनती है, वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 29 है, और नेशनल फार्माकोपिया की बात करें तो वो 24 है। तो यानी जैसे जैसे एक एक एडिशन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो आगे काउंटिंग बढ़ती जा रही है। 2022 अभी जो है वो 22 की, अगर 2022 की मिसाल लें, यूएसबी का जो नाम है वो USB 45 और NF 40। पाकिस्तान फार्माकोपिया की बात करते हैं जी। पाकिस्तान फार्माकोपिया नाम से जाहिर है कि ये पाकिस्तान की नेशनल फार्माकोपिया है जी, और ये जब एक्ट बना ड्रग एक्ट, ये जेनेरिक नेम का जो एक्ट है 1972, उसके बाद ये बात महसूस की गई कि हमें एक ऐसी फार्माकोपिया लिखनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल पे इस्तेमाल हो सके, और जो हमारी नेशनल फार्मूलरी है पाकिस्तान की उसको अपडेट करके फार्माकोपिया बनाई जाए, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी मैन्युफैक्चरर, रिसर्च इंडस्ट्री या स्टूडेंट एज ए फार्मासिस्ट, जो स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है फार्मासिस्ट, उसके लिए, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, उन सब के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, एक ऐसी बुक क्रिएट की जाए जो कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान को अपडेट करके, रिवाइज करके, उसके अंदर एडिशन करके बनाई जाए, ताकि वो एक कंप्लीट एडिशन, एक कंप्लीट जो है वो बुक को हर जो है डिपार्टमेंट मेडिसिन का उसको फायदा उठा सके। ये कब सोचा गया, ये 1972 के ड्रग एक्ट के बाद सोचा गया और इस पे वर्क स्टार्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है वो 1973 के अंदर फर्स्ट एडिशन कराची के अंदर पब्लिश हुआ है, सिटी ऑफ पाकिस्तान, और इसका ये फर्स्ट एडिशन ही अवेलेबल है आज तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पब्लिश किया, और पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कमीशन बनाया, कमेटियां बनाई, जैसे पाकिस्तान फार्माकोपिया कमेटी बनाई 1964 के अंदर पहली कमेटी बनी। पहला एडिशन 1973 में है, आपने याद रखना है, पहला एडिशन कब आया, 1973। 1973 से पहले हम पढ़ते हैं कैसे कैसे बना। कमेटी सबसे पहली जो बनी वो 1964 में बनी पाकिस्तान फार्माकोपिया बनाने के लिए। इसके कमेटी का टेन्योर था 5 साल। उसके बाद फिर जो है वो 30 अगस्त 1949 तक इसका टेन्योर एक्सपायर हो गया। फिर एक और नोटिफिकेशन एक्सटेंड किया गया इनको 7 मई 1970 को, और एक्सटेंड किया गया 31 दिसंबर 1970 तक। फिर जो है फिर नोटिफिकेशन इशू किया गया 8 जनवरी 1970 को, फिर 10 अक्टूबर 1972, एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ कमेटी अप टू 30 जून ऑफ 1971 एंड दिसंबर 1972 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह जो है 1972 तक जो है वो इस कमेटी को बहाल रखा गया ताकि इसका पहला एडिशन बन सके, और पहला एडिशन 1973 में पब्लिश हो गया। इतनी एक्सटेंशन मिलने के बाद पाकिस्तान फार्माकोपिया 1973 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, और आज तक यही चल रहा है। कराची के जो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए किया गया। ये इसका दूसरा पेज है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास तरतीब दी गई है कैसे कैसे है जी। पहले जनरल ऑर्डर है फार्माकोपिया का, जैसे अभी हम ये जनरल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं, ये जनरल ऑर्डर ऑफ फार्माकोपिया, पहली हेडिंग यही है।
फिर इंट्रोडक्शन इसके बारे में फार्माकोपिया का कराएगा, जो भी हमने सारा पढ़ लिया। फिर फार्माकोपिया की कमेटी के बारे में जो भी सारा कुछ पढ़ा कि 10 साल तक जैसे उन्हें एक्सटेंशन देती गई, वो सारा कुछ लिखा गया। फिर जर्नल नोट्स लिखे गए, फिर मोनोग्राफ लिखे गए, जो सब मेन चीजें हैं। अपेंडिक्स लिखी गई। बाल्समिक एसिड को कैसे मालूम करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश है। उसके बाद है एसिड इनसोलुबल ऐश, वाटर सोलुबल ऐश के बारे में, सल्फेटेड ऐश पाउडर और सीव्स के अंदर बताया गया। इसके अलावा जी टेस्ट बताया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड का क्या है। विटामिन डी के बारे में बताया गया, उसे क्या हेपरिन, ए बी ओ ग्रुप के बारे में, डोनर RPH ग्रुप के डोनर के बारे में कैसे डिटरमाइन करना है। ब्लड शुगर को कैसे करना है। विटामिन ए का जो ऐसे कैसे करना है। नेम, सिंबल, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, वेट एंड मेयर मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक और दूसरे जो है वो सिस्टम बताए गए इसके अंदर। मर्क इंडेक्स क्या है हमारे पास, ये एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल ओवर जो है वो 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ की ऑन सिंगल सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब्सटेंस। यानी मोनोग्राम में या तो सिंगल सब्सटेंस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस के बारे में, लेकिन 10,000 से ज्यादा मोनोग्राफ इसके अंदर मौजूद हैं। मर्क इंडेक्स के अंदर बीपी के अंदर कितने 4,000, यहाँ कितने 10,000 जो है। और केमिकल्स, ड्रग्स और बायोलॉजिकल के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है। ऑनलाइन जो है वो पब्लिश होती है बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के थ्रू। मार्टिनडेल की तरफ चलते हैं। मार्टिनडेल का दूसरा नाम है जी द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो मार्टिनडेल के 3 नाम आपने याद रखने हैं, मार्टिनडेल, द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इन तीनों का एक ही किताब का 3 नाम है। मार्टिनडेल के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑन ड्रग इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड वाइड क्लिनिकली यूज हो रही है वो ड्रग की इंफॉर्मेशन मौजूद है। डिजीज की ट्रीटमेंट के रिव्यू अवेलेबल हैं, एज वेल एज सिलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल वेटरनरी ड्रग अवेलेबल है। हर्ब और कम्प्लीमेंटरी जो है मेडिसिन अवेलेबल है। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट और विटामिन अवेलेबल है। न्यूट्रिशनल एजेंट की इंफॉर्मेशन है, वैक्सीन की, रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स की, कंट्रास्ट मीडिया की, डायग्नोस्टिक एजेंट, मेडिसिनल गैसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो मार्टिनडेल के अंदर इन सब बातों की चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ड्रग ऑफ अब्यूज़ की, टॉक्सिक सब्सटेंस, डिसइंफेक्टेंट, पेस्टिसाइड, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है यूजफुल इंफॉर्मेशन किन चीज़ों के हवाले से कि पेशेंट आर अराइविंग फ्रॉम द अब्रॉड टू आइडेंटिफाई देयर एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, और फर्स्ट प्रोड्यूस हुई 1883 के अंदर बाय विलियम मार्टिनडेल। सो इसका नाम मार्टिनडेल ही रख दिया गया, यानी पहला वॉल्यूम जिसने प्रोड्यूस किया विलियम मार्टिनडेल ने, उसके नाम पे इस बुक का नाम ही मार्टिनडेल रख दिया गया। तो आपके लिए ज़रूरी है बेंटले टेक्स्ट बुक है फार्मास्यूटिक्स की, रिमिंगटन है फार्मास्यूटिकल साइंस, इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, एंसल जिसे हम कॉमन नेम है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स बाय कॉपर एंड गन, और द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमैन। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में रेड बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब कर लें। बेल को प्रेस करने का मकसद ये कि कोई भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स जो है वो आपके क्लास फेलोज उनके साथ, दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, डिफरेंट फॉर्म जो फेसबुक है उसके ऊपर ये नीचे जो है अकाउंट दिए गए, इन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पेज जो मेरा ऑफिशियल है उस पर आप फॉलो कर सकते हैं आके मुझे, और वहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आपको कंप्लीट जवाब दिया जाएगा।